नशा के बढ़ते ग्राफ के कारण अपराधियों के भी हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और नशा करके आए दिन अपराधियों के द्वारा मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे हत्या, मारपीट और लूट तेजी के साथ बढ़ गया है। वहीं रीवा में बीते दिन एक हत्या हुई थी, जिसको ANB न्यूज़ ने आपको प्रमुखता के साथ बताया था और एक ऐसी ही खबर सामने निकल कर आई है, जिसमें जब सब लोग अपने घरों में रहकर होली का त्यौहार मना रहे थे और रंगों की व्यवहार कर रहे थे, रंगों का त्यौहार मना रहे थे, तब एक रीवा जिला का ऐसा स्थान है जहां पर खून की होली खेली गई। जी हाँ, पूरा मामला रीवा जिले के हनुमाना थाना अंतर्गत हाटा चौकी का है, जहां बैजंती केवट नाम की एक 65 वर्षीय वृद्धा के साथ एक शंकर केवट नाम का युवक हमला कर दिया और पारिवारिक रंजिश होने के कारण होली के दिन दोनों में आपसी विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में मारपीट हो गई। मारपीट में एक पक्ष ज़्यादा घायल हो गया, जिसमें बैजंती केवट सिमरिया टोला जो कि हाटा चौकी की बताई जा रही है, और वृद्धा की मौत हो गई। वहीं जब मारपीट के दौरान वृद्धा की हालत गंभीर थी तो उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमाना लाया गया। हनुमाना में सही उपचार न होने के कारण तुरंत संजय गांधी अस्पताल रीवा रेफर कर दिया गया। लेकिन रीवा में महिला की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने बताया कि मारपीट होने के बाद जब FIR के लिए वह हाटा चौकी गए तो हाटा चौकी में आरोपी आया और हाटा चौकी के सामने वृद्धा महिला के साथ मारपीट किया और पत्थरों से वार किया, जिस कारण महिला की मौत हो गई है। और मेघई कहाँ के रहने वाले हैं? हाटा का रहने वाले। जिनको मारे उनका नाम क्या है? उनका नाम है शंकर और अनिल का नाम है। और जो खत्म हुए हैं जो खत्म हो गई है बाजानती के काहे के पीछे मारे हैं? वैसा यही रही कि हम बच्चे परे घरे बैठा रहा, 3 मेहरारू हैं, 3 मेहरारू। अरे भाई बहुत जमीन जगह हड़पा चाहता है इनका जगह जमीन का नाम वैसा ही है। बैजंती केवट हैं, जिनकी उम्र 65 वर्ष है, निवासी सिमरिया टोला हटा की हैं। इनका अपने पड़ोसी जो शंकर केवट थे उनके साथ आपसी पारिवारिक रंजिश को लेकर विवाद झगड़ा हुआ था, जिसमें मारपीट हुई थी। तो उसको बैजंती केवट को चोट आने की वजह से उनको SGMH रीवा के लिए रेफ़र किया गया था, जहां उनकी कल डेथ हो गई, जिस पर पुलिस ने प्रथम दृष्टया अपराध क्रमांक 112/21 पंजीबद्ध किया है। 294, 302, 506 का उसमें धारा 302 का इजाफा किया गया है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, मामला विवेचना दिया गया है। सर, परिवार के द्वारा आरोप लगाया गया है पीड़ित पक्ष के द्वारा कि जब नहीं, जो लड़ाई झगड़ा हुआ था वो उनके घर पे ही हुआ था और ये हाटा चौकी में आए थे, जिसमें मामला पंजीबद्ध करके किया गया था उसमें 112/21 और फिर उसमें SGMH रीवा के लिए वो रेफ़र हो गई थी। उसके बाद 302 का इजाफा किया गया है, जिनकी डेथ जो है 30 तारीख को हुई है। हालांकि पुलिस ने मामला पंजीबद्ध करके 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है और मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। ANB न्यूज़ के साथ संवाददाता विजय तिवारी, रीवा। मुंबई सहित महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण काफ़ी तेज़ी से अपना पैर पसार रहा है। राज्य सरकार के लिए इसे रोक पाना चुनौती हो चुकी है। महाराष्ट्र के नंदुरबार में स्थिति खराब होते देख आज रात 12 बजे से 15 अप्रैल तक पूर्ण संचारबंदी यानी लॉकडाउन लगा दिया गया है। महाराष्ट्र का नागपुर और पुणे जहां सबसे ज़्यादा प्रभावित है, वहीं मुंबई और ठाणे भी कोरोना की आगोश में समा चुका है। मरने वालों का आंकड़ा हो या कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं मजदूरों की बात करें तो अब पलायन की भी स्थिति शुरू हो गई है। मई महीने तक ट्रेनों के टिकट की बुकिंग हो गई है। लगातार रेलवे स्टेशनों पर प्रवासी मजदूर देखे जा रहे हैं। कहीं न कहीं लॉकडाउन का जो डर है वो साफ तौर पर प्रवासी मजदूरों में देखा जा रहा है। ANB न्यूज़ के लिए मुंबई से मुरारी सिंह।
से सटे पालघर जिले के तारापुर औद्योगिक क्षेत्र के कॉलोनी के बाहर हम खड़े हैं, जहां पर प्रखर पीड़ितों के बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है। यह मामला उस समय आया जब एक नोटिस दिया गया स्कूल से और उन्हें 2 वर्षों की फीस जमा करने का आदेश दिया गया। इन्होंने अपनी जमीनों को लेके सरकार को अपनी जमीनें दी थी, अपना गाँव दिया था, अपना पैतृक गाँव दिया था, जहाँ पर उन्हें भरोसा था कि उन्हें नौकरी भी मिलेगी और उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिलेगी। लेकिन उन्हें इस तरह का कोई भी आश्वासन पूरा करके नहीं दिखा गया। लेकिन बच्चों को जब प्रवेश दे दिया गया तो उसके बाद अब कोरोना काल के अंदर 2 वर्षों की फीस अचानक लेने का आदेश एक स्कूल के हेडमास्टर और वाइस प्रिंसिपल ने जारी किया। इसी को लेकर पालकों में काफी नाराजगी दिखी गई। यहाँ में जब उन्होंने पालकों ने जब प्रिंसिपल से बात करने का कहा तो प्रिंसिपल ने किसी तरह की कोई जानकारी या कोई सराहनीय आश्वासन देने से इनकार कर दिया। यहाँ पे हमारे बच्चों को पहले नॉन-डीए में एडमिशन दिया गया। उस टाइम स्कूल की फीस स्ट्रक्चर था, लड़कों के 10,800 था और लड़की की मात्र 1,800 रुपया था। मात्र 2018 में स्कूल ने अचानक, स्कूल चालू था, चालू में कोई इंटीमेशन नहीं, अचानक फीस बढ़ा दी। लड़कों की 22,000 और लड़की की भी 22,000, जिनकी जो लड़की की था 1,800 रुपया। तो हमने वो उसको अपोज किया, मुख्यमंत्री को लेटर लिखा, बहुत सारे हमने प्रसार माध्यमों को बताया कि हम लोग को अन्याय हो रहा है, ताकि प्रकल्प पीड़ित गाँव में अभी तक अच्छा स्कूल बना के नहीं दिया गया है और हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। हमारी बच्चों की जो जवाबदारी है वो प्रकल्प ने लेनी चाहिए। और मैं 2019 में मेरे बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया गया था। उस वक्त प्रसार माध्यमों ने भी अपनी न्यूज़ बना दी थी, लेकिन अभी तक हमें न्याय नहीं मिल रहा है और बच्चों का 9th का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ऐसे करके हमसे ज़बरदस्ती फीस ली गई। मेरे बच्चों का रजिस्ट्रेशन उन्होंने रोक के रखा था कि आप जब तक फीस नहीं भरेंगे तब तक तुम्हारा लड़के का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो मजबूरन मेरे को कर्जा लेके स्कूल की फीस भरनी पड़ी है। अभी मेरी लड़की भी पढ़ रही है, लेकिन जिनकी फीस 1,800 रुपये थी उस वक्त मैं बोला आपको मैंने लेटर दिए, उसका जवाब दो कि अनु ऊर्जा प्रकल्प पीड़ित को आप फी माफ़ी नहीं दे सकते, लेकिन कोई भी लेटर का अभी तक जवाब हमें मिला नहीं है। हमारे जो बच्चे एटॉमिक एनर्जी में स्कूल में पढ़ते हैं, 2018 तक फीस का कुछ कम था, अचानक से फीस को बढ़ा दिया और 1,800 रुपया गर्ल चाइल्ड का था, वो करके 24,000 कर दिया। बॉयज़ का था 10,500 के था, उसको अभी 24,000 कर दिया। इमीडिएटली पैसा बढ़ गया। हम अकरपट्टी पोखरण गांव के रहवासी हैं। जो हमने हमारा प्रकल्प गांव, जो हमारा अकरपट्टी पोखरण जो गांव था, वो हमने NPCL प्रकल्प को दिया, क्योंकि हमको लगा एक तो देश का भला होगा, उसी साथ हम लोगों का भी भला होगा। उन्होंने हमको आश्वासित किया था कि हम आप लोगों को परमानेंट नौकरी देंगे, आपके बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे। ऐसा सोचकर हमने हमारे बच्चों को यहाँ स्कूल में डाला, क्योंकि हमारे बच्चे भी पढ़ने चाहिए। हमारे गांव की हालत ऐसी थी कि जब गांव से निकला तो हमको रहने के लिए घर नहीं था, हम भाड़े पे रह रहे थे। अब बच्चे स्कूल के बाहर खड़े हैं और अपना भविष्य के अंधकार में देख रहे हैं, जिसके बाद यहाँ पे गाँववासियों ने आके गेट पे 1 दिन का भूख हड़ताल आंदोलन दिया है। लेकिन क्या इसको सरकार मानेगी? क्या DI विभाग इसको मानेगा? क्या स्कूल को इनको वापस से एडमिशन दिया जाएगा या इनका अंधकार में ही जीवन व्यतीत हो जाएगा? कैमरामैन गुल मोहम्मद के साथ आशीष शेख, ANB न्यूज़, बोईसर। जम्मू कश्मीर में लगातार कोरोना के मामलों में वृद्धि हो रही है। अगर जम्मू और कश्मीर की बात करें तो जम्मू में 93 केस और श्रीनगर में 266 केस जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। जो सरकारी आंकड़ा जारी किया गया है उसके मुताबिक कश्मीर घाटी को खास करके जो श्रीनगर सिटी है उसको ऑरेंज जोन में बदल दिया गया है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसकी जानकारी उनके सुपुत्र उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके दी है। ये कहीं ना कहीं फिर से अलार्मिंग स्थिति जो है जम्मू कश्मीर में बन रही है। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, ANB न्यूज़, जम्मू। जी आपको बता दूं कि पूरा मामला जनपद जालौन के मुख्यालय औरई कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नगर के तोफेलपुरवा का है, जहां पर दरवाजे पर बैठे युवक को दबंगों ने सरेआम गोली मार दी। गोली लगने से युवक की हालत गंभीर हो जाने के कारण युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
युवक की नाजुक हालत होने के कारण चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया। ये करीब 7:30 बजे घटना है। ये कोतवाली का ही मोहल्ला है तुफैलपुरवा। वहाँ पे आकाश यादव सन ऑफ राम मिलन यादव करीब 24 साल का है और गली में कुछ झगड़ा होने की बात आई तो ये भाग के गया है वहाँ, फिर इसको घर पे लौटा है तो उसको गोली लगी हुई थी कूल्हे पे और खून बह रहा था। तो उसने पत्नी से एक नाम भी बताया है जिसने मारा है। हम तस्दीक कर रहे हैं, करीब करीब घटना खुली हुई है, लेकिन उस तथ्यों को हम तस्दीक कर लें, साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करेंगे। और वो उसकी थोड़ी सी स्थिति कमर में लगने के कारण नाजुक थी तो हम लोग झांसी कॉलेज रिफ़र करा दिए। अभी डॉक्टर से बात हुई, अभी ठीक है और हम लोग डीडी कराने का भी प्रयास करा रहे हैं। कुछ गिरफ्तारी हुई सर? अभी नहीं, हम कुछ नाम आए हैं उनको हम तस्दीक कर लें। तो वहीं आपको बता दूं कि जनपद जालौन के मुख्यालय औरई का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी औरई कोतवाली के अंतर्गत एक मामला कुछ दिन पूर्व में आया था, जहां दबंगों के खौफ के कारण एक सिपाही रिटायर्ड ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। तो वहीं इस मामले की घटना की जानकारी अपर पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने दी। घटना का अनावरण शीघ्र ही किया जाएगा, जिसमें कुछ लोगों का नाम दर्ज किया गया है। ANB न्यूज़ मयंक राजपूत जालौन। जहां आपको बता दें, जिस तरह से होली का पर्व बीता है उसी तरह से प्रशासन की अब जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। जिस तरह से आपको बता दें, पंचायती चुनाव नजदीक आ गए हैं, उसको लेकर हमारे साथ SDM नगीना घनश्याम वर्मा जी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे किस तरह से अब तैयारी है और किस तरह चुनाव की जिस तरह से नजदीक आ गए हैं तो क्या क्या जिस तरह से चुनाव नजदीक आ गए हैं, 7 तारीख को नामांकन है और प्रशासन की क्या तैयारियां हो गई सर? कुल तहसील नगीना में ब्लॉक कोतवाली में कुल 149 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें हमारे 184 मतदान केंद्र हैं। उन मतदान केंद्रों पर 463 बूथ हैं। प्रथम स्तर पर हमने मतदाता सूची निष्पक्षता के साथ तैयार कर ली है। कोई भी 18 साल से अधिक का मतदाता छूटा नहीं है जिसका नाम मतदाता सूची में ना हो गया हो। कुल मिलाकर मतदाता सूची ही पंचायत निर्वाचन का आधार होती है। जहां तक मतदान केंद्रों का सवाल है, मूलभूत आवश्यकताएं जो भी होती है जैसे रैंप, पेयजल, छाया, बिजली, पानी, शौचालय आदि की व्यवस्था हम लोगों ने पूर्व से ही कर ली है। इसके पश्चात हम लोगों ने खास तौर से हमारे सभी SHO और हमारे क्षेत्राधिकारी महोदय ने व्यापक भ्रमण करके पंचायतों में संवेदनशीलता, अति संवेदनशीलता, संवेदनशील प्लस का गहन अध्ययन कर लिया है। उसके अनुसार हम लोगों ने व्यापक प्रबंध कर रखे हैं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के। इसके बाद हमारे यहाँ 7 और 8 अप्रैल में नामांकन है। 9 अप्रैल को उन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 11 अप्रैल को उन नाम वापसी का दिन है। जो भी उम्मीदवार जिन्होंने नामांकन किए हैं, कोई चुनाव न लड़ना चाहे तो अपना नाम वापस ले सकते हैं और 11 अप्रैल को ही वापसी के पश्चात हम लोग प्रतीक आवंटन कर देंगे। चुनाव चिन्ह आवंटन करने के पश्चात 18 अप्रैल को पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। 19 अप्रैल को हमारे चुनाव होंगे। चुनाव के लिए हम लोगों ने बाहर से भी फोर्स मांगी है और पर्याप्त फोर्स हमें बाहर से मिलने की पूरी संभावना है। हमारा पुलिस प्रशासन निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए दृढ़ संकल्प, कटिबद्ध है और कृत संकल्प है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आने वाले ग्राम पंचायत में हम कोई भी घटना न होने दें, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को अंजाम दें। बिल्कुल, हमारे साथ SDM घनश्याम वर्मा जी जिन्होंने बताया जिस तरह से चुनाव नजदीक आ गए हैं और प्रशासन की क्या तैयारियां हैं। पुलिस प्रशासन ने किस तरह से अपनी कमर कस ली है और तहसील प्रशासन ने भी अपनी कमर किस तरह से कस ली है और चुनाव जो पंचायती चुनाव होंगे उसके मतदान 19 तारीख को होंगे। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय पांडे, ANB न्यूज़ बिजनौर।
चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। होली मिलन समारोह में डुमरियागंज में आए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी पूरी दमदारी के साथ मैदान में उतरेगी और रही बात त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी अपने प्रत्याशी हम सभी जगह से जनपद में प्रदेश में लगभग सभी जिला पंचायत सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो दिल्ली का मॉडल है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री चिकित्सा, फ्री शिक्षा का, फ्री महिलाओं की बस्ती यात्रा का, ये मॉडल अगर उत्तर प्रदेश में लाना है तो इसकी शुरुआत जिला पंचायत के चुनाव से करनी होगी। और इसलिए हम लोग जनता का समर्थन मांग रहे हैं। जनता का बहुत अच्छा समर्थन भी मिल रहा है। कई जिलों में मैं पिछले दिनों में गया हूँ और आज सिद्धार्थनगर आया हूँ। एरम जी हमारी यहाँ से कैंडिडेट हैं, आर्या जी हमारे सुभाष आर्या जी वो कैंडिडेट हैं, तो उनके समर्थन में ये मीटिंग हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ की जनता इस बार जिला पंचायत के चुनाव में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स का उतारेंगे। यहाँ की जनता भी चाह रही है कि आम आदमी पार्टी यूपी में भी आए। जिस तरह से दिल्ली में विकास हुआ है तो दिल्ली के विकास को देखते हुए जनपद सिद्धार्थनगर की जनता भी चाह रही है कि अब की बार आम आदमी पार्टी भी यूपी में आए और जनपद सिद्धार्थनगर में उम्मीद है कि हमारे कई साथी जीत कर आएंगे। ANB न्यूज। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इस बीच मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में बड़े सादगी भाव से शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल हवाई अड्डे पर जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज को माल्यार्पण किए और संदेश देने के बाद तमाम जो अभिभावक है, तमाम उनके लोग हैं, उनको संबोधित किया कि किस तरह से कोरोना काल में इस शिवाजी महाराज जयंती को मनाना है। ऐसे में हमारे साथ यहाँ के नगर सेवक और तमाम पदों से पदोन्नत हुंडारे जी हमारे साथ हैं। हुंडारे जी, किस तरह से इस बार शिवाजी महाराज जयंती मनाई जाएगी, हालांकि कोरोना काल है, बताइए। सर्वप्रथम हमारे महाराष्ट्र के लाड़के मुख्यमंत्री सम्माननीय उद्धव साहब ठाकरे पक्ष प्रमुख, इनके आशीर्वाद से हर साल हमारे बाला साहब ठाकरे ने जैसी परंपरा लगाई है वही परंपरा के अनुसार शिव जयंती उत्सव एकदम ज़ोर से साजरी कर रहे, मना रहे। परंतु कोरोना के काल के अंदर हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री ने अभी एयरपोर्ट में शिव जयंती हर साल के जैसा शिव प्रतिमा के पूजन करके आयोजन किया। उसी ढंग से पूरे मुंबई के अंदर हम नगर सेवक के माध्यम से हमारे सब शाखा प्रमुख लॉकडाउन के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम, रक्तदान शिविर और शिव जयंती भजन पूजा यही कर रहे कि हमारे यहाँ कोरोना की स्थिति गंभीर है। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग पार्क के मास्क पहन के एक सार्वजनिक कार्यक्रम शिव जयंती उत्सव मनाने का हमारे पक्ष प्रमुख का आदेश है। हुंडाजी जी, हर बार जब शिव जयंती मनाई जाती उस दौरान रोड रास्ते पर तमाम शोरगुल होते थे, तमाम झांकियां निकाली जाती, शिवाजी महाराज की यात्रा निकाली जाती थी। इस बार इस तरह के कुछ भी कार्यक्रम नहीं है। क्या लगता है कि इस बार का जो जोश है कहीं कम है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
कोरोना की स्थिति गंभीर है। महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर कोरोना के पेशेंट बढ़ने के वजह से हमारे मुख्यमंत्री ने सबको आदेश दिया है कि कोरोना की स्थिति होने के वजह से सोशल डिस्टेंसिंग पाल के ये इस टाइम थोड़ा उत्सव कम ही अच्छे ढंग से मनाना चाहिए, परंतु सोशल डिस्टेंस करके ऐसा कोई लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसका आदेश है। इसके लिए लोगों ने वही जोर शोर से है, परंतु थोड़ा सा समझ उसके काम चल रहा है। तो जाहिर तौर पर आपने देखा कि किस तरह से उद्धव ठाकरे ने खुद ये संदेश दिया है कि भले कोरोना काल है लेकिन जो उत्सव साझा किया जाएगा वो बड़े सादगी भाव से किया जाएगा। यही वजह है कि लोग अपने अपने पंडालों में अपने इष्ट देव को याद करते हुए बड़े सादगी भाव से शिवाजी महाराज की जयंती मना रहे हैं। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ में सुष्का सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। आज मथुरा के पीएफआई के 7 सदस्यों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस और ऑनलाइन के द्वारा की गई। वहीं इनकी अगली तारीख 3 अप्रैल को दी गई है। आपको बता दें, इन लोगों पर आरोप लगाए गए थे कि इन्होंने विदेशी फंडिंग के जरिए हाथरस में दंगा फैलाने की कोशिश की थी। वहीं एसटीएफ के द्वारा इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन लोगों के 2 आतंकियों से संबंध की वजह से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था और विदेशी फंडिंग का इन पर आरोप लगाया हुआ था, क्योंकि हाथरस में इन्होंने काफ़ी दंगे फैलाए। पीएफआई में आप आज के लिए डेट थी तो उसमें 3 अप्रैल फिक्स कर दी गई है। 3 अप्रैल को चार्जशीट में संभावना चार्जशीट फाइल हो जाएगी। आज प्रोसिक्यूशन अधिकारी सब बिजी होने की वजह से नहीं आ पाए। बीसी के द्वारा 3 तारीख फिक्स कर दी। तो आज जो सुनवाई जो वर्चुअल के माध्यम, हाँ, वर्चुअल के माध्यम से, फिजिकली कोई नहीं आए थे, वर्चुअल के माध्यम से जी। आज उनके रिमांड की डेट थी, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनका रिमांड हुआ। एसटीएफ आज तक उनकी चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है। इन्वेस्टिगेशन का समय 4 अप्रैल तक के लिए पूर्व में बढ़ाया गया था, इसलिए अब नया रिमांड 3 अप्रैल तक के लिए सैंक्शन किया गया है। अदालत ने 3 अप्रैल को मुलजिमान को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश किए जाने के आदेश पारित किए, जिसको लेकर एसटीएफ के द्वारा इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं इनको कोर्ट में पेशी के दौरान इनकी रिमांड भी ली गई थी और इन पर देशद्रोही का मुकदमा भी लगाया गया था, जिसकी सुनवाई आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई और अगली तारीख 3 अप्रैल को दी गई है। मथुरा से रिंकू शर्मा, एएनबी। पंजाब की महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। 1 अप्रैल से पंजाब की महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त में पूरे प्रदेश भर में सफ़र कर सकेंगी। बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 5 मार्च को विधानसभा में मुफ्त बस सेवा की घोषणा की थी। बुधवार को मंत्रिमंडल ने इसे अपनी मंजूरी दे दी है। योजना का फायदा राज्य भर में 1.31 करोड़ महिलाओं को और लड़कियों को होगा। इस योजना के तहत पंजाब की महिलाएं सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। योजना में पीआरटीसी, पंजाब रोडवेज और स्थानीय सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सिटी बस सेवा की बसें शामिल हैं। गौरतलब है कि ये स्कीम सरकारी एसी बसों, वोल्वो बस और HVSC बसों में लागू नहीं होगी। वहीं महिलाओं को पंजाब में रहने के सबूत के तौर पर आधार कार्ड, मतदान पहचान पत्र या फिर कोई अन्य दस्तावेज दिखाना होगा। बता दें कि पंजाब सरकार का कोई कर्मचारी चंडीगढ़ में रहता है तो उसके घर की महिलाएं भी योजना का लाभ ले सकेंगी। चंडीगढ़ में रहने वाली पंजाब सरकार की महिला कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा। सरकार ने बहुत वधिया उपराला किया कि सरकारी बसां विच जिहड़ियां कि औरतां दा किराया माफ़ कर दिता गया। नाल तां एक औरतां नूं एक फुल प्रोटैक्शन भी मिल रही है ते सैकेंडली कि जो पंजाब दिल्ली विच औरतां दा काफ़ी टाइम तो जिहड़ा कि किराया माफ़ सीगा, हुण पंजाब 'च भी ये स्कीम जो लागू की गई है, ये बहुत वधिया उपराला है। मैं पंजाब सरकार दा बहुत बहुत धन्नवाद करदी हाँ। मैं गुरदासपुर तो चंडीगढ़ जा रही हूँ और ਇਹ बहुत वधिया मतलब पंजाब सरकार ने करा होया जो कि बस का किराया फ्री करा फॉर लेडीज़ की। और मैं भी कहूँगी कि इस नाल सेफ्टी का भी ज़्यादा ध्यान रखा जाए। वैसे तो सेफ है बट होर भी सेफ रखा जाए। और इट वॉज़ वेरी गुड कि जो भी हुण हो चल रहा है इस टाइम पे। दिल्ली तो बहुत टाइम तो सीगा, हुण पंजाब सरकार ने पंजाब भी किया था, बहुत वधिया किया। इस योजना की खास बात यह है कि इस योजना का लाभ किसी भी आयु वर्ग की महिलाएं और लड़कियां उठा सकती है। कैमरा पर्सन बलविंदर के साथ अभिनंदन भारद्वाज, एनबी न्यूज़।
हरियाणा के अंबाला में हुए गैंगवार के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से गैंगवार हुआ था, दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग वहां पर हुई थी, 20 से 25 राउंड हुए थे और इसमें सवाल ये उठ रहा था कि कुछ ही दूरी पर पुलिस के कर्मचारी भी तैनात थे, लेकिन उसके बावजूद भी दिन दहाड़े जिस तरीके से वहां पर गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी थी लोगों को, उससे काफ़ी लोग वहां पर दहशत में थे। और अब इस पूरे मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में यह भी बताया गया है कि 3 आरोपी थे, जिसमें से 2 ने फायरिंग की थी और एक गाड़ी में था। और ये भी बताया जा रहा है कि गाड़ी का नंबर जो था वो बदला हुआ था, यानी कि पूरी तरीके से जो बदमाश आए थे वो अपनी पूरी तैयारियों के साथ आए थे और उसके बाद वो वहाँ पर इस वारदात को अंजाम देकर के फरार हो गए थे। लेकिन पुलिस के लिए बड़ी चुनौती था आरोपियों को पकड़ना और अभी भी पुलिस इस पूरे मामले में जाँच कर रही है। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के हिसाब से, जैसे प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को जानकारी दी, ये राकेश पंचकुला से है जिसको इसमें अरेस्ट किया गया है और ये लगभग से जो उसके अब तक जो सामने फैक्ट्स आए हैं यही आए हैं कि ये जो है ओपी राणा के साथ इसका संपर्क हुआ था और उसी गैंग का इसको अभी तक माना जा रहा है। हमने उसको अरेस्ट किया है और 4 दिन के वो रिमांड पे है। अभी आगे भी जो पूछताछ में आएगा, जो भी फैक्ट सामने आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई, उसके हिसाब से अब ये कार्रवाई की गई है। एक आरोपी को पंचकूला से पकड़ा गया है, राकेश उसका नाम बताया जा रहा है जिस आरोपी को पकड़ा गया है। और उसके बाद अब पूछताछ में क्या कुछ खुलासा होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पुलिस अधिकारियों ने इस बारे में ये जानकारी दी है कि प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर यह कार्रवाई की गई है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट बलविंदर के साथ हितेंद्र, ANB न्यूज़।